डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कोशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें मैंने डिस्कस की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको समझने के लिए पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिखते हैं nth ऑर्डर की। तो क्या होती थी वो? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मैं लिखूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लिख देता हूं पहले, उसी को फिर चेंज करूंगा कोशी यूलर इक्वेशन में। तो ये मैंने लिखा ए नोट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन। ए टू, ये मैंने डेरिवेटिव लिखा n माइनस ट्वेल्थ ऑर्डर का y के लिए, और इसी तरह मैं लिखता चला गया। और सेकंड लास्ट टर्म मेरे पास बनी ए एन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स, और लास्ट टर्म मेरे पास आ गई है ए एन वाई, और इट इज क्यू फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है? तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सोल्व की थी। ये थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और इसका ऑर्डर है n। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। पहली टर्म में y का डिफरेंशियल कितनी टाइम हुआ? n टाइम। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए x टू द पावर n, सॉरी इक्वेशन को नहीं, पहली टर्म को। इसके बाद ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है, इसका ऑर्डर कितना है? n माइनस वन। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x टू द पावर n माइनस वन। यानी ट्रेंड ये बना कि जितना इस टर्म का ऑर्डर है उतनी ही x की पावर लिखकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इस टर्म का ऑर्डर कितना है? n माइनस टू। तो आपके पास ये इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो इक्वेशन की कौन सी टर्म है? थर्ड नंबर की टर्म है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस टू से, और इस तरह लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है? वन। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने x की पावर वन या x। अब यहाँ पर आपने डिफरेंशियल किया ही नहीं है, यानी जीरो टाइम। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x टू द पावर जीरो यानी वन। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसी को बोलते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड कोशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं इसी का। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा थर्ड ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का? थ्री। तो क्या लिख सकते हैं? जैसे ए नोट, चलो मैंने टू लिख दिया, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। कुछ भी लिखते जाओ, लेकिन एक ट्रेंड होना चाहिए। किस तरह का ट्रेंड होना चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा। राइट हैंड साइड में मान लीजिए एक्स क्यूब, ये जो क्यू है ना, ये क्या है? इट इज फंक्शन ऑफ एक्स। क्या है बच्चों? ये फंक्शन ऑफ एक्स। बात समझ गए? तो अब यहां पर क्या है कि जितना इक्वेशन का ऑर्डर, जितना इस टर्म का ऑर्डर, उतनी ही एक्स की पावर से, एक्स की पावर में उतना ही लिखकर, मान लीजिए ऑर्डर वन है तो एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टर्म का ऑर्डर कितना है? टू, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टर्म का ऑर्डर कितना है? थ्री, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टाइप की जो इक्वेशन है, इसी को हम बोलते हैं कोशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मान लीजिए पुराना मेथड में अप्लाई करूं, कोई कहे कि चलो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे पहले मैं क्वेश्चन करता था, तो सिंबॉलिक फॉर्म इसकी कुछ इस तरह बनेगी, टू एक्स क्यूब डी स्क्वायर, सॉरी डी क्यूब प्लस माइनस, सॉरी फाइव एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये कितना आ गया? सेवन एक्स डी, और ये आ गया प्लस एट वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसकी तरह बात कर रहा हूं। और जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे पुराने मेथड से, तो कुछ इस तरह आनी चाहिए। भाई डी की जगह क्या लिख देंगे? एम। अब जैसे ही आप ये इसकी वो लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ एम भी आ गया और साथ में एक्स भी आ गया। तो ये अगर हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होती तब तो मैं इसको आसानी से सोल्व कर लेता,
यानी जो मेथड आप लगाते थे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर के लिए, वो मेथड यहाँ पर फेल हो गया। तो यहाँ पर जो इसका वर्किंग रूल होगा सोल्व करने का, क्योंकि यहाँ पर मुझे वास्तव में इस इक्वेशन को सोल्व करना ही सीखना है कि इस टाइप की इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो सोल्व करने के लिए वर्किंग रूल मैं बताता हूं। तो वर्किंग रूल में हम करते क्या है, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो वर्किंग रूल क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन हमारी चल रही है किसमें, y और x में। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं, टू सोल्व इट वी पुट, हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x को मान लेते हैं e टू द पावर z, या आप ये भी कह सकते हैं z इक्वल टू log x। भाई रिलेशन है, x अगर e की पावर z है तो दोनों तरफ का लोगरिथम लिख दिए, z कितना हो जाएगा log x। क्लियर है? और इसके अलावा जब आप ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी जहां जहां x है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, e टू द पावर z, तो आपका x गायब हो जाएगा और नई इक्वेशन हमारी किसमें आ जाएगी, y और z। तो ऐसा करते समय आपको डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा करने पर ऑल्सो वर्किंग रूल का पार्ट है ये, x को लिख देंगे e की पावर z और z को लिख देंगे log x। और इसके अलावा x dy ओवर dx, इस पूरे डेरिवेटिव की वैल्यू विद मल्टीप्लीकेशन x, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, dy से, जहां d का मतलब यहां पर रहा होगा d ओवर dz। ध्यान देंगे, डोंट राइट d ओवर dx, इसका मतलब क्या होगा, d ओवर dz। अच्छा कैसे होगा वो भी मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। फिलहाल जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इनको x को e टू द पावर z लिख देंगे और जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हटा देंगे। किस तरह हटाएंगे, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ x, कंप्लीट टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी, dy से। इसी तरह x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा d माइनस 1y, और x क्यूब d क्यूब y ओवर dx क्यूब, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, d माइनस 1 d माइनस 2y। और ऐसा करने के बाद बस ये आप इसी तरह इसको लिखते जाएंगे, और जब आप ऐसा इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आप इसके बाद क्या मिल जाएगी, ये स्टेप हमारे होंगे कि पहले क्या करेंगे, आप x को e टू द पावर z समझ लें, चलो इसको 1 मान लिया, इसको रिप्लेस कर देंगे इस तरह। और थर्ड जो तीसरा स्टेप होगा इसमें आपको मिल जाएगी वी गेट, मतलब ये दोनों स्टेप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वी गेट आफ्टर डूइंग दीज टू स्टेप वी गेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये आपको मिल जाएगी। और जैसे ही आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वो मेथड है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये आ कैसे गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते समय तो नहीं दिखाना है, लेकिन आपको अपने समझने के लिए मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। क्लियर है कि कैसे x dy ओवर dx की वैल्यू dy हो जाएगी। dy का मतलब यहां पर पता है क्या होगा, dy ओवर dz। क्लियर है, तो कैसे होगा उसकी डिटेल में यहां पर बताने जा रहा हूं आपको। क्लियर है, चलिए इसके बाद इसको सोल्व करना सीखेंगे। वर्किंग रूल आप समझ ही गए, क्या है वर्किंग रूल, x को लिख देंगे e टू द पावर z, डेरिवेटिव्स को रिप्लेस कर देंगे, जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उनको z के रेस्पेक्ट में ले आएंगे कैलकुलेशन करने के बाद, और उसके बाद आपको मिल जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चलिए वो डेरिवेटिव किस तरह आया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए x आपके पास था e टू द पावर z, स्टार बना के लिख देता हूं, याद रहेगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो z की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया, log x, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dz ओवर dx हो जाएगा 1/x। क्लियर है, चलिए अब डेरिवेटिव की वैल्यू निकालता हूं। नाउ dy ओवर dx को आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z एंड डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू पुट की dy ओवर dx, तो बच्चों ये बना dy ओवर dz इंटू 1/x, x का मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट में या दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया x dy ओवर dx इज dy ओवर dz। अब ध्यान देंगे, मैंने यही तो कहा है कि x dy ओवर dx को किससे रिप्लेस कर देंगे या किसके इक्वल रख देंगे, ये इक्वल आ गया किसके, dy। और यहाँ d का क्या मतलब है, यहाँ d का मतलब है d ओवर dz। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए आप।
आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि सेकंड ऑर्डर की वैल्यू भी मैं लिखकर दिखाऊं, तो वो भी दिखा सकता हूं। सेकंड ऑर्डर की वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप, d ओवर dx, क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, अगर आप यहां से देखें तो dy ओवर dx किसके इक्वल था हमारा, ये अभी आपने निकाला है। तो dy ओवर dx आ गया मेरे पास 1/x ऑफ dy ओवर dz। और यही वैल्यू तो फाइंड की है, देख पा रहे होंगे आप। 1/x इंटू dy ओवर dx, बाई पार्ट इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो कितना होगा ये 1/x पहला फंक्शन, इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d2y ओवर dz स्क्वायर, और z का फिर करेंगे तो dz ओवर dx। इसके बाद dy ओवर dz सेकंड फंक्शन ऐसे लिखेंगे, और 1/x का कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर। अब आप यहां पर इसकी फिर वैल्यू रख दीजिए, किसकी, dz ओवर dx की। तो dz ओवर dx इज अगेन कितना आएगा ये, इट इज 1/x। तो ये आ गया मेरे पास -1/x स्क्वायर dy ओवर dz। क्लियर है। x स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, तो कितना आ गया x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों d2y ओवर dz स्क्वायर माइनस dy ओवर dz। अब आप समझ गए होंगे भाई, इनको आप क्या लिख देंगे, d स्क्वायर y माइनस dy, इसमें से कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, d इज कॉमन और y राइट में लिख दीजिए, तो ये मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब ये बड़ा सिंपल सा रूल है। तो ये कैसे आ गया ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको नहीं भी सीखना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। ये कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में करके नहीं दिखानी है, डायरेक्ट लिखना है। अगर x e की पावर z है तो x dy ओवर dx की वैल्यू यही लिखी आएगी बार बार, एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू d -1y ही आएगी, x क्यूब d2 क्यूब d क्यूब y ओवर dx क्यूब की वैल्यू d-1 d-2y ही आएगी। तो ये फिक्स है। चलिए क्वेश्चन में करके दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास चल रही है कोशी यूलर इक्वेशन, कोशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, हालांकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में 2 प्रॉब्लम सोल्व करने की, और दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3x dy ओवर dx प्लस 5y, और ये आ गया x log x। सॉल्यूशन, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू राइट गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो कोशी यूलर हो या सिंपल हो, इक्वेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये हमारा हुआ पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि इसका टाइप आप लिख दो। टाइप लिखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत मेथड आएगा कि भाई क्या करना चाहिए। तो इट इज कैसी इक्वेशन है, इट इज कोशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डाउट भाई, ऐसे ही इक्वेशन के बारे में तो सोल्व करना सीखा था। अब जब आप इसको आपके पास इक्वेशन आ गई है तो इसका वर्किंग रूल क्या है, वी पुट या लेट x को आप क्या समझेंगे e टू द पावर z, दैट इज z कितना हो गया log x। अब देखिए x को लिखेंगे e टू द पावर z या z को समझेंगे log x, वो एक ही बात है, x इज फंक्शन ऑफ z या z इज फंक्शन ऑफ x। अब आप इस पूरे क्वेश्चन को x और y में ना रखकर किस में ले आएंगे, z और y में। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्सो रिप्लेसिंग, बगैर कैलकुलेशन करे डायरेक्ट लिखो आप, क्योंकि वो मैंने आपको दिखाई दिया था। ऑल्सो रिप्लेसिंग x dy ओवर dx, ये पूरी टर्म x मल्टीप्लाई में dy ओवर dx के किससे रिप्लेस हो जाएगी, रिप्लेसिंग दिस टर्म बाय dy, और इसके बाद ये x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, d-1y। अब इसमें x क्यूब वाली टर्म ही नहीं है, x क्यूब d क्यूब y ओवर dx क्यूब, तो इतने से काम चलाएंगे। तो आप ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी आपको x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट
क्योंकि वो डेरिवेटिव के साथ ही एक्स आएगा, पूरी टर्म की वैल्यू आपको पता होगी, लेकिन राइट में हर बार आपको लिखनी पड़ेगी। तो बताइए जरा इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई। ऐसा करने पर इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन जाएगी डी माइनस 1 वाई, इसके बाद -3 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, कितना आ गया डी वाई, और ये कितना आ गया +5y। अब x कितना होगा, x का मतलब हो गया e टू द पावर z, समझ पा रहे नहीं, x का मतलब हो गया e टू द पावर z और log x का मतलब हो गया z। तो कुल मिलाकर अब ये आपकी एक जानी पहचानी सी इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर माइनस डी -3d, और कितना आ गया बच्चों ये 5, और ये ब्रैकेट बंद, और ये आ गया y, और ये आ गया e टू द पावर z इंटू z, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एलडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अच्छा एक टर्म, एक लाइन और बढ़ा देता हूं इसमें, ये जो टर्म है हमारे पास सेकंड और थर्ड, इनको भी कंबाइन कर लो। ये आ गया डी स्क्वायर -4d + 5 y इक्वल टू ई टू द पावर z इंटू z, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को 2। और ये क्या है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको। अच्छा अब तो ये पुरानी वाले मेथड लग जाएगा इसमें, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। भाई ये एफडी का काम करेगा ना, ये कौन है आपका एफडी, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो पुराने लेक्चर आप देख लीजिए, वो प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पर बन जाएगी एम स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, इसकी हेल्प से बनेगी एम स्क्वायर -4m + 5 = 0। ये बनी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, बात समझ पा रहे हैं। अब इसके फैक्टर तो डायरेक्ट होंगे नहीं, तो धनाचार्य फार्मूला लगा देता हूं। तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ये होता है ना -b + -b स्क्वायर यानी 16 -4 a का मतलब 1 और c का मतलब 5 और डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 1 ही है। तो m मेरे पास आ गया ये 4 प्लस माइनस कितना आ गया ये +-16 - 20 यानी -4/2। थोड़ा सा और सोल्व किया तो m आ गया मेरे पास 4 प्लस माइनस कितना बना, ये बना 4i², हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो कुल मिला के ये मेरे पास आ गया 4 + -2 i/2। क्लियर है। तो कुल मिला के m की जो वैल्यू मेरे पास आई वो आई, 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 + i एंड 2 - i। अब इसके रेस्पेक्ट में जब CF लिखोगे तो क्या बनेंगे भाई, रूट्स हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू आ गई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये CF होगा e टू द पावर α(x) यानी 2x। ये कैसे, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला लेक्चर आप देख लीजिए। तो कितना होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 2 C1 प्ले लिस्ट में लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आपको पूरा मेथड मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का। CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये बना cos x और C2 sin x। अब यहां पर मैंने एक गलती की है, ऐसा लिखने में मैंने एक गलती की है। गलती ये की है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन किसमें है, y और z में, तो x का तो रोल ही नहीं है इसमें। मैं तो इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जहां जहां मैंने x लिखा है वहां आना चाहिए z। तो ये गलती फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट से होती है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो कितना आएगा ये 2z, और यहाँ पर कितना आएगा z, और यहाँ पर भी कितना आएगा ये z। क्लियर है। बाद में सबको मैं x में बदल लूंगा। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब कहानी आती है हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ऑल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इट विल बी 1/fd। fd कितना है 1/d² - 4d + 5, और ये मेरे पास आ गया e टू द पावर z इंटू z। अब देखिए इसमें लगेगा केस नंबर 4, ये भी लेक्चर पहले डिस्कस किया जा चुका है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये काम करेगा किसकी तरह, v की तरह। क्लियर है, एनी फंक्शन ऑफ z। तो e टू द पावर z को पहले शिफ्ट कर दो ऑपरेटर से, और शिफ्ट करने पर रिजल्ट ये होगा कि जहां जहां d है वहां बन जाएगा d + 1, क्योंकि z का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। तो ये बना d + 1 का होल स्क्वायर -4। अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देखेंगे और पहले वाले लेक्चर आपको नहीं आते तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर पुराने मेथड आपको आते हैं कि कैसे हम CF निकालते हैं, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो आसानी से आप इसको समझ पाओगे। ये आ गया z, तो कितना होगा ये होगा e टू द पावर z। थोड़ा सा और सोल्व करता हूं,
डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ये आ गया -4d और ये आ गया -4 + 5 और ये आ गया z। क्लियर है? ये मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट में लिख लेता हूं। इस क्वेश्चन की तो मुझे अब कोई फिलहाल नीड है नहीं, तो क्या बनने जा रहा है? पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात चल रही थी। पार्टिकुलर इंटीग्रल विल बी, क्या होगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल इट इज e⁻z और 1 अपॉन, ध्यान देंगे, डी स्क्वायर, डी को बैलेंस करो, 2d और ये -4d, तो यानी माइनस का 2d बचा। बात क्लियर है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आ गया ये 1 और 5 6 और माइनस का 4, यानी कितना बचा? प्लस का 2, तो यहां पर आ गया +2 और यहां पर बच्चों बचा z। अब ये जो आपकी टेक्निक बची, ये इसमें लगेगा केस नंबर 3, क्योंकि ये क्या है? पोलिनोमियल। क्या है ये? पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल अगर आपका z है तो तरीका ये कहता है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लो। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन है इसके अंदर? लोवेस्ट डिग्री टर्म है 2, 1 + d² -2d अपॉन 2, कितना आ गया ये? z। इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, 1/2 e⁻z 1 + d² -2d अपॉन 2, कितना आ गया? -1 × z। अब देखो इसको समझो आप x की तरह, भाई जो तरीका है, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम आप लगा दीजिए, तो कितना होगा? 1/2 e⁻z। जब बाइनोमियल थ्योरम में अगर ये x है तो क्या होगा? 1 - x, x का मतलब d² -2d अपॉन 2 प्लस x² का मतलब d² -2d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दो और ये आ गया z। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए इस ब्रैकेट में जो आपके काम की टर्म है वो कौन कौन सी टर्म है? एक तो कांस्टेंट और एक d। अगर आप इसमें d² d³ इनको लेकर भी चलोगे तो वो सब आपके लिए क्या है? यूजलेस। क्यों? क्योंकि जब z इसके अंदर एंट्री करेगा तो कांस्टेंट के साथ तो z ही रहेगा, d के साथ आएगा तो 1 बन जाएगा, d² के साथ आएगा तो 0 बन जाएगा, d³ के साथ आएगा तो 0 बन जाएगा, क्योंकि d का मतलब है d/dz, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो चलिए मैं अपने काम की ही टर्म इसमें लिखता हूं सिर्फ। तो मेरे काम की टर्म कौन कौन सी है? एक तो काम की टर्म है 1 और एक काम की टर्म है सिर्फ कांस्टेंट टर्म, तो ये वाली लिख लेता हूं। ये आ गया 2d अपॉन 2। बाकी टर्म मेरे लिए बेकार है, मैं लिख भी नहीं रहा। d² लिखूंगा, कोई काम की नहीं है। z की एंट्री करा दो। हाँ, अगर यहां पर क्या होता? z², अगर z² होता तो मैं यहां पर वो टर्म भी लिखता जिसके अंदर d² आएगा। तो एक तो ये वाली टर्म होती d²/2 विद नेगेटिव साइन, और एक इससे मिलती, यहाँ पर d⁴ बनता, d² बनता, d³ बनता, तो उसको भी मैं बैलेंस कर लेता। फिलहाल उसकी मुझे कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? z। एंट्री कराओ, कितना बनेगा ये? 1/2 e⁻z, z की एंट्री कराई, कितना बना? z। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बना? dz। और बाकी टर्म 100% क्या बनेंगी? 0। तो ये बना बच्चों 1/2 e⁻z और ये आ गया z+1। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं लिखता हूं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन? देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा ये? कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e⁻2z, c1 cos z, c2 sin z प्लस pi, कितना है? 1/2 e⁻z और कितना है? z+1। अब एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था तो आपने लिखा था x = e⁻z, तो इसका मतलब x की पावर m कर देंगे तो क्या बन जाएगा? e⁻mz, यानी e⁻z का m टाइम मल्टीप्लाई। तो कई बार इसको आप, होता क्या है कि जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो x को हटाकर उसमें z ले आते हैं। जब क्वेश्चन फिनिश कर रहे होते हैं कंप्लीट, तो जो आंसर हमारे बार बार z में आए उनको वापस x में लाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जब x की पावर m को हम e⁻z लिख सकते हैं, तो जैसे अगर मान लो x की पावर 2 बना तो e⁻2z लिख देंगे, x की पावर -1 बना तो e⁻−z लिख देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए x³ बना तो क्या बन गया होगा? e⁻3z। x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या? e⁻1/2z।
तो इस तरह का इंप्लीमेंटेशन में लगा दूंगा। और जेड का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, जेड का मतलब है डायरेक्ट log x, तो आप इनको बदलते जाइए। तो मैं डायरेक्ट बदला करूंगा। C1 बताइए e टू द पावर 2z, e टू द पावर 2z का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर। C1 कोस, अब z का मतलब क्या है log x। C2 साइन, log का मतलब क्या होगा, सॉरी z का मतलब क्या होगा log x। तो बच्चों ये तो बना हमारा नया CF, और प्लस PI, चलो 1/2 e टू द पावर z ओनली x। e टू द पावर z का मतलब क्या ओनली x, और इसके बाद क्या बना z, z का मतलब log x, और प्लस ये कांस्टेंट 1। तो यही हमारा क्या है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब ये जो आपका आंसर आया है बाद वाला, ये हमारा आंसर किस में आ गया x में। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आंसर है ये तो आंसर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो बनाई थी मैंने, और ये आंसर है आपका इक्वेशन नंबर 1 का जो थी हमारी कॉची यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक प्रॉब्लम मैंने ये सोल्व की है। चलिए एक प्रॉब्लम और सोल्व करता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। दोबारा आप मेथड को लिखेंगे तो आपको थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसमें देखते हैं कौन सा केस लगता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सोल्व। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर d2y, ये टॉपिक का नाम था, एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4x dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर x। क्लियर है। अब देखिए dy ओवर dx के साथ x मल्टीप्लाई में, d2y ओवर dx स्क्वायर के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियसली इट इज क्या बनी है, इट इज कोसी। अच्छा मैं लिख इसलिए रहा हूं इसको बार बार जिससे आपको लिखती फीलिंग आए कि कौन सा मेथड मुझे लगाना है। कोसी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे आप इसके लिए, अब जब ये कोसी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका एक फिक्स मेथड है सोल्व करने का, हम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे। तो मैंने लिख दिया लेट x इक्वल टू e टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू log x। इसके अलावा और क्या करेंगे, ऑल्सो रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस कर देंगे, डेरिवेटिव्स को। x dy ओवर dx ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इट इज रिप्लेस बाय dy, एंड x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इट इज रिप्लेस बाय dd माइनस 1y। क्लियर है बात। अब देखिए अब क्यूब वाली टर्म इसमें है नहीं, एक्स क्यूब वाली, तो इतने से ही बदलेंगे। अगर एक्स क्यूब होता तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास बनता डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज करेगा ये डी माइनस 1 वाई को मैं लास्ट में लिखने वाला हूं इस बार। ये आ गया 4d, भाई आ गया डी माइनस 1 वाई को लास्ट में लिखूंगा। ये आ गया 4d और ये आ गया प्लस 2 वाई को लिखने वाला हूं मैं बाहर। और राइट हैंड साइड में क्या आ गया e की पावर x, तो x का मतलब हुआ e टू द पावर z। ध्यान देंगे ये x की वैल्यू है। क्लियर है। फर्दर सोल्व करो, कितना बना ये डी स्क्वायर माइनस डी, यानी ये बना मेरे पास माइनस डी और ये बना प्लस 4d प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर z, और ये बना मेरे पास डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर z, और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन को 2। अब ये क्या है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आप यहां पर बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि इस पूरी इक्वेशन में अब कहीं भी x नहीं है, इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी x नहीं है। और यहां पर जो d का मतलब था वो मैंने बताया नहीं, लिख देता हूं। यहां पर कैपिटल D का मतलब है d ओवर dz। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा y और z में चलेगा। तो अब इसके बाद फिर ये तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गई तो क्या लिखेंगे आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये मेरे पास आ जाएगी m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दो, ये आगे m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये आ गया मेरे पास m प्लस 1
और ये आ गया 2, कॉमन ले लिया मैंने, कितना बना m+1 इक्वल्स टू 0, इस पूरे में से कॉमन आ गया m+1 और ये आ गया m+2 इक्वल्स टू 0, यानी रिजल्ट आ गया मेरे पास m+1 इक्वल्स टू 0, m+2 इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको पता है, और रूट हमारे आ गए -1 एंड -2। इसका मतलब CF हो गया, दोनों रूट क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे C1, गलती नहीं करेंगे, e⁻−z लिखेंगे, डोंट राइट x, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी किस में चल रही है, x और y और z में। तो C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा e⁻²z। ये आ गया बच्चों हमारा CF। चलिए अब कहानी चलते हैं किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इट विल बी 1/d² + 3d + 2, कितना बनेगा ये, e⁻z। चलिए अब अब देखिए यहां पर कोई भी मेथड नहीं लगेगा, ध्यान देंगे, ये e⁻z नहीं है, e⁻z है, यानी e की पावर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक ही मेथड बचता है मेरे पास, कौन सा, जनरल मेथड, केस नंबर 6। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके क्या करने पड़ेंगे आपको, फैक्टर अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो रखे हैं m+1 m+2, यानी d+1 और कितना आ गया ये d+2। साथ क्वेश्चन नंबर ये मैंने किया हुआ है केस नंबर 6 में। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं इसको। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, a/d+1 और ये आ गया b/d+1, और यहां पर कितना आ गया ये e⁻z। ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी मुझे फिलहाल कोई नीड है नहीं, तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, और यहां पर मैं वैल्यू निकालने वाला हूं ए और बी की। डायरेक्ट ही बता दो ए की वैल्यू क्या होगी, आपको जो भी मेथड आता है अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मैंने इसका तरीका भी बता रखा आपको केस नंबर 6 में, वहां देख लीजिएगा आप। तो ए कितना होगा यहाँ पर, पी ए की वैल्यू होगी, यहीं से निकाल लेते हैं 1/d+1 d+2, d+1 को भूल जाओ और डी की जगह लिख दो -1, यानी 1 आएगी। और बी की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देंगे, बी की वैल्यू, अदरवाइज जो मेथड आपको आता है वो अप्लाई कीजिए, 1/d+1 और डी की जगह क्या रख देंगे आप, सॉरी यहां पर आएगा d+2, हाँ जी, डी की जगह रख देंगे -2, तो ये हो गया मेरे पास -1। चलो प्लस लिख के यहाँ पे -1 ही लिख देता हूँ, ये आ गया d+2 और ये आ गया e⁻z। ये -1 है बच्चों बी की वैल्यू। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो गया 1/d+1 e⁻z माइनस 1/d+2 e⁻z, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास बना P1 - P2, और इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर, चलिए पता नहीं नाम दिया है, मैं 2 कह देता हूं, शायद पहले 1 कहा था। डिटर्मिनेशन ऑफ P1, 1 बाई 1 इनको सोल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ P1, बताइए जरा P1 की वैल्यू क्या होगी। P1 हमारे पास है 1/d+1, जरा ध्यान से देखने की बात है, फार्मूला आपको बता रखे हैं, क्या फार्मूला है, 1/d+α³ जनरल मेथड, केस नंबर 6, कितना होगा e⁻−αx इंटीग्रल e⁻α⁴ dx। क्लियर है, तो यहां पर फिर प्लस का साइन है, तो e⁻−z इंटीग्रल प्लस में लिखेंगे e⁻z, और q की जगह क्या e⁻z dz। घबराने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रल बड़े आसानी से होगा, e⁻z को मान लो t, तो e⁻z dz कितना हो जाएगा ये dt। तो इक्वेशन नंबर ये P1 कितना हो गया, देयरफॉर P1 इज, ये P1 मेरे पास आ जाएगा, देखिए इंटीग्रल को बदलेंगे, e⁻−z रिमेन्स e⁻−z, ये इंटीग्रल बदल के हो गया e⁻z और dz दोनों मिलके क्या हो गए dt, और ये बना e⁻t, क्योंकि e की पावर z का मतलब t है, तो इंटीग्रल हो गया मेरे पास ये P1 e⁻−z, और ये कितना बना e⁻t, इसका इंटीग्रल बना, तो ये बना e⁻−z। चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूं, यहां पर कितना था ये dt, तो यहां पर ये P1 आ गया मेरे पास, ध्यान देंगे e⁻−z और e⁻z, और ये आ गया बच्चों P1। चलो इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन को 3। अब मैं डिटरमाइन करने वाला हूं क्या, P2, तो डिटर्मिनेशन ऑफ P2, चलो इसको मिटा देता हूं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। क्लियर है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ P2 क्या बनेगा, ये P2 इज ये वाला,
इसका मतलब ये वाला। तो P2 मेरे पास आ गया 1/d+2 e टू द पावर जेड, और ये भी प्लस में है तो e टू द पावर माइनस से स्टार्ट होगा, e टू द पावर माइनस जेड, और ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर 2z e टू द पावर जेड, और ये कितना आ गया dz। ये बना e टू द पावर माइनस 2z, और ये आ गया e टू द पावर जेड e टू द पावर जेड e टू द पावर जेड, और ये आ गया dz। इसी में आगे बढ़ा देता हूं। लेट, चलिए दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था, दोबारा मान लेता हूं। e टू द पावर जेड को मैंने क्या समझ रखा, t, दोबारा लिख दीजिए e टू द पावर जेड dz कितना हो गया ये dt। तो देयरफॉर p2 क्या बनेगा, ये p2 मेरे पास आ गया e टू द पावर माइनस 2z, और इंटीग्रल के अंदर e टू द पावर z और dz क्या बन गया मिलकर dt। e टू द पावर z कितना बन गया ये t, और e टू द पावर z क्या बन गया e टू द पावर t। क्लियर है, बाई पार्ट इंटीग्रल कर दीजिए, तो क्या बना ये e टू द पावर माइनस 2z, और ये बनेगा मेरे पास पहला फंक्शन t, दूसरे का इंटीग्रल e टू द पावर t, और ये आ गया -1, और ये फिर बना e टू द पावर t। ये बाई पार्ट मैंने इंटीग्रल कर दिया, आप डिटेल में चाहे तो डिटेल में कर लीजिए। अब e की पावर t की वैल्यू रख दीजिए, कितना बनेगा ये p2 इज e टू द पावर माइनस 2z, और t का मतलब वही e टू द पावर z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z। क्लियर है, तो ये मेरे पास आ गया P2। चलिए तो अब इक्वेशन नंबर 2 पे वापस आते हैं और हम फाइनल PI निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम, ये दोनों वैल्यू मेरे पास लिखी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये P1 और ये P2। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, पुटिंग वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये देख पा रहे हैं ना P1 की वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा मेरे पास P1 e टू द पावर माइनस जेड e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस 2z, और ये बनेगा e टू द पावर जेड e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर z। थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं, e टू द पावर माइनस जेड e टू द पावर जेड, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या बना e टू द पावर माइनस जेड, दोनों को मल्टीप्लाई हो गई, पावर क्या होगी -2z प्लस जेड, तो माइनस जेड बचा, और ये आ गया माइनस e टू द पावर 2z, ये माइनस है तो प्लस ही हो गया, और e टू द पावर जेड। चलिए ये हो गया हमारा कैंसिल, और ये बना e टू द पावर माइनस 2z e टू द पावर जेड। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बस ये क्वेश्चन का लास्ट चल रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया मेरे पास y इक्वल टू CF प्लस कितना होगा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है, अब CF कितना है, चलो ये राइट में लिख देता हूं, CF ये लिखा हुआ है, तो कितना बना बच्चों, ये बना मेरे पास y, CF इज C1 e टू द पावर माइनस जेड C2 e टू द पावर माइनस 2z, और प्लस PI कितना होगा ये प्लस e टू द पावर माइनस 2z, और ये आ गया e टू द पावर z। ये हमारे पास आया, लेकिन z को वापस x में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन आपका किसका था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसमें आपने z को इंट्रोड्यूस कर लिया था, तो x में वापस लिखना ही पड़ेगा। तो x कितना था आपका, x था आपका e टू द पावर z, तो अब देखो e टू द पावर माइनस z कितना होगा x की पावर -1, इसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ, तो आ गया C1 x टू द पावर -1, C2 कितना आएगा x टू द पावर -2 में, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है कि x कितना है मेरे पास, x मेरे पास है e टू द पावर z, तो x की पावर m कितना होगा e टू द पावर mz, डायरेक्टली लिख दिया करो, और z का मतलब है log x, ये आपको सब बदल देने हैं। क्लियर है, तो यहां पर कितना बनाइए x की पावर -2, और ये कितना आ गया e की पावर z, ये समझ पा रहे हैं आपने, e की पावर z है तो कितना आ गया ये मेरे पास, ये आ गया x, भाई e की पावर z को तो पूरे को एक साथ x लिख दो ना। क्लियर है, तो कुल मिलाकर रिजल्ट आपके पास भाई यही आंसर है, चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो, जैसे C1 1/x, C2 1/x², और ये प्लस e टू द पावर x अपॉन x², ऐसे भी लिखा जा सकता है। इट इज फाइनल
सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं जो समझाया है, लेकिन जो स्टेप है पूरे लिखेंगे। एक्स को e⁻z और डेरिवेटिव्स को किस तरह आपको चेंज करना वो आपको लिखना है, कैसे वो आए हैं वो लिखना जरूरी नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए, वर्किंग रूल जो इसका बताया गया उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है लेक्चर आपको 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।